सन 2029 पृथ्वी का नजारा कुछ ऐसा होगा। इसके सैकड़ों सालों बाद कुछ महामारियां भी हमारी पृथ्वी से मानव सभ्यता को खत्म करने का प्रयास करेंगी। यानी पृथ्वी पर हमारा जीवन हर बदलते दिन के साथ एक ऐसे मोड़ पर जा रहा है जहां हमारे पास सिर्फ दो रास्ते होंगे। या तो हम इसी पृथ्वी पर रहकर दम तोड़ दें या फिर इस नाजुक जिंदगी को बचाने के लिए कुदरत से जंग करें। पृथ्वी हमेशा के लिए हमारा घर नहीं हो सकती। ये हजम करना आसान नहीं है, लेकिन सच है एक न एक दिन हमें इस पृथ्वी को छोड़ना होगा और इसकी तैयारी हमें अभी से करनी होगी, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसे ही पृथ्वी को छोड़कर जाना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज हमारे लिए हैं वो कहीं और आसानी से नहीं मिलेंगे। तो फिर लिमिटेड रिसोर्सेज में हम किसी दूसरे ग्रह पर जाकर सस्टेन कैसे कर पाएंगे? एग्जैक्टली हमें कितने लोग चाहिए होंगे एक नई सिविलाइजेशन बनाने के लिए? और अगर मान लीजिए कि हम धरती से परे अगर कोई कॉलोनी बनाते हैं तो वहाँ पर मानव सभ्यता को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी? वो सब वहाँ पर घर से इतना दूर बिना किसी सपोर्ट के सरवाइव कैसे करेंगे? इन्हीं सब सवालों के जवाब हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शशि और आज की ये वीडियो आपको लेकर जाएगी भविष्य की एक ऐसी दुनिया में जहाँ मंगल पर हम जीने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जी हाँ, मंगल ग्रह। हमारी पृथ्वी के आसपास यही एक ऐसा ग्रह है जो हमें जीवन की एक नई उम्मीद देता है। हमारी धरती के जस्ट बाद सूरज का चक्कर लगा रहा ये ग्रह करीब करीब हमारी पृथ्वी के जैसा ही है। ये सूरज से चौथे नंबर पर है और हमारे सोलर सिस्टम का 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। अंतरिक्ष में पसरे अंधकार में गोते लगाता ये सुर्ख लाल ग्रह शुरू से ही मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। कहते हैं कि भले ही आज ये ग्रह पूरी तरह से ठंडा और अथाह रेगिस्तान की तरह सुनसान पड़ा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था करोड़ों साल पहले जब यहाँ पर भी धरती की ही तरह कल कल करके नदियाँ बहा करती थी। उछलती हुई समुद्र की लहरें समुद्री तटों को छूने का प्रयास करती थी और शायद यहाँ जीवन भी था। कुछ रहस्यमय परिस्थितियों की वजह से यहाँ सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन क्या हम इंसान यहाँ सब कुछ पहले जैसा कर सकते हैं? वैसे आइडिया बुरा नहीं है और इस पर हम इंसान एक लंबे समय से सोचते आ रहे हैं, क्योंकि सौरमंडल के बाहर किसी और ग्रह की खोज करके वहाँ पर बसने से ज्यादा इकोनॉमिकल मंगल ग्रह पर जाना होगा। ये पास भी है और हम इसके बारे में सब कुछ ना सही लेकिन बहुत कुछ जरूर जानते हैं। स्पेसएक्स ने भी ये क्लेम किया है कि वो ऐसे इंटरप्लेनेटरी स्पेसक्राफ्ट्स बना रहे हैं जो कम से कम 100 लोगों को मंगल ग्रह पर पहुंचा देंगे। कंपनी के मालिक एलन मस्क का कहना है कि वो स्पेसक्राफ्ट्स की एक ऐसी फ्लीट बना रहे हैं जो कुछ समय तक मंगल वासियों के लिए यहाँ धरती से रिसोर्सेज पहुँचाते रहेंगे। लेकिन आखिर ये फैंटेसीज क्या असल दुनिया में इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं? देखा जाए तो बहुत हद तक नहीं, क्योंकि मंगल ग्रह पर जाने से पहले या वहाँ पर मानव बस्ती भेजने से पहले हमें कई सारे मुद्दों पर गहराई से सोचना होगा। ऐसे कई इश्यूज हैं जिन्हें सॉल्व करना होगा, जैसे कि वहाँ पर पड़ने वाला इंटेंस रेडिएशन, टॉक्सिक सॉइल, लो ग्रेविटी, लो टेम्परेचर और इसके अलावा भी वहाँ कई तरह की दिक्कतें हैं, जैसे भयंकर रेत के तूफान, जिनसे कैसे निपटा जाएगा इसका प्लान हमारे पास वहाँ पहुँचने से पहले मौजूद होना चाहिए। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत होगी। एक ऐसा व्हीकल बनाने में तो हमें दशकों लग जाएंगे जो मंगल पर सही से लैंड हो सके और वापस भी धरती पर आ पाए। वापस आना भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान सिर्फ फैंटेसीज के नाम पर उस ठंडे लाल रेगिस्तान में फंसना नहीं चाहेगा, और वो भी धरती से अरबों किलोमीटर दूर। लेकिन चलिए आज एक यात्रा करते हैं, एक थॉट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम इमेजिन करेंगे कि सब कुछ सही है और हमने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि हम मार्स को कॉलोनाइज करने वाले हैं। तो वहाँ पर चीजें कैसे काम करेंगी, आइए इसका पता लगाते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक स्टडी को पब्लिश किया जिसका टॉपिक था दूसरे ग्रहों पर बसने वालों की कम से कम संख्या। जीन मार्क सेलोटी ने 16 जून 2020 में साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में इस स्टडी को पब्लिश किया। इसमें ये पता लगाने की कोशिश की गई कि एक नए प्लेनेट को हम कैसे कॉलोनाइज कर सकते हैं, वहाँ पर हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कॉलोनी कैसे चलेगी, कौन उसे लीड करेगा, लोग वहाँ किस तरह से काम करेंगे और इन सब में कितना समय लगेगा, और सबसे जरूरी कि वहाँ पर सस्टेन करने के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत होगी। तो चलिए इसी स्टडी के आधार पर इन सब का आंसर खोजते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक वंडरफुल फ्यूचर में आ गए हैं। वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि स्टडी में ऑथर ने ये कहा है कि हमारी धरती का फ्यूचर बहुत भयानक होने वाला है। एक ऐसा फ्यूचर जिसे सोच कर ही सब डर जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम इंसानों द्वारा लड़े जाने वाले युद्ध तो होंगे ही, इसके अलावा भी कई ऐसे नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होंगे जो धरती पर जीवन को अस्त व्यस्त कर देंगे। हमारे पास बस ऑप्शंस बचेंगे, मंगल या फिर कोई और ग्रह बसने का। और बदकिस्मती से अगर ऐसा होता है तो वापस धरती पर आना और धरती से सप्लाईज तो भूल ही जाओ।
क्योंकि धरती उस समय खुद अपने लिए संघर्ष कर रही होगी। अब जो सेटलर्स दूसरे ग्रह के लिए निकलेंगे उन्हें किसी तरह से अपने आप ही वहाँ पर सब कुछ संभालना होगा और ऐसी परिस्थितियों में कुछ और प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आएंगी। जैसे कि हमें नहीं पता कि कॉलोनी के लोग कितने बेहतर ढंग से एक दूसरे से मिलकर काम कर पाएंगे। वहाँ की कंडीशंस का उनकी मेंटल स्टेट पर क्या असर पड़ेगा। क्या वहाँ पर भी वो आम इंसानों की तरह कम्युनिकेट करेंगे? क्या वहाँ पर भी वो अपना समय और रिसोर्सेज दूसरों के साथ शेयर करना चाहेंगे? एक बात तो है कि हम इंसान ही अपनी खुद की चीजों को बिगाड़ने में माहिर हैं, फिर चाहे वो लालच की वजह से हो या फिर पावर की भूख के कारण। इसीलिए हमें वहाँ मंगल पर जाने से पहले ही ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज पर ध्यान देना होगा। कौन कौन से इक्विपमेंट्स की हमें वहाँ पर जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर रिसोर्सेज को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, कौन कौन सी स्किल्स की हमें वहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन एक बात और है कि हम पृथ्वी को पैनिक में आकर छोड़ रहे हैं, तो हमें इन सब बातों के बारे में सोचने का इतना समय नहीं मिलेगा। दशकों की तैयारियां करने का मौका हमारे पास नहीं होगा और ना ही हमारे पास ज्यादा अमाउंट में इनिशियल रिसोर्सेज और इक्विपमेंट्स होंगे। और ह्यूमन फैक्टर तो इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि जिसको स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं कर सकते। सिचुएशंस के हिसाब से इंसान अलग अलग रिएक्ट करता है और उसका बिहेवियर भी बदलता रहता है। इसलिए किसी दूसरे ग्रह पर जाकर वहाँ बसने और वहाँ सर्वाइवल के चांसेस हमारे लिए बहुत कम है। पर अगर इंसानी सभ्यता को बचाना है तो हमें किसी न किसी तरह से तो सर्वाइव करना ही होगा। और इस केस में जीन मार्क ने कुछ चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है जो हमारे सर्वाइवल पर बहुत गहरा असर डालेंगी। हालांकि ये है तो मैथमेटिकल इक्वेशंस के वेरिएबल ही, जिसमें पहला वेरिएबल है अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्सेज। मतलब ये है कि हम जहाँ पर जा रहे हैं बसने के लिए, जैसे कि मंगल ग्रह पर, तो वहाँ पर हमारे लिए कितने रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन और बाकी यूजफुल केमिकल एलिमेंट्स। ये रिसोर्सेज एक तो उस ग्रह पर इजीली अवेलेबल होने चाहिए और इजी टू यूज भी होने चाहिए। और यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि हमें ये काम स्क्रैच से नहीं करना पड़ेगा। हम पहले से ही मंगल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मंगल की कंडीशंस के बारे में, वहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल होंगे और हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए कैसे यूज कर पाएंगे। मंगल पर जाने वाले लकी होंगे क्योंकि मंगल के बारे में हम धरती वासियों ने अनेकों रिसर्च पेपर्स, रिपोर्ट्स और बुक्स पब्लिश की हैं, जिनसे हमें पता है कि वहाँ पर मंगल पर हमारे लिए क्या क्या मौजूद है, हम कहाँ पर जा रहे हैं और उस अनजान दुनिया में हमारे लिए कौन कौन से खतरे हमारा इंतजार कर रहे हैं, ये हमें बहुत पहले से पता है। उदाहरण के लिए हमें पता है कि मंगल ग्रह के वातावरण से हम गैसेस और जमीन से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मार्स पर हमें आयरन, ग्लास और इवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने होगी वो है हमारे इक्विपमेंट्स की सर्विस लाइफ, जिनसे हम मार्स पर शुरुआत करने वाले हैं। हमें अपने इक्विपमेंट्स और टूल्स के टूटने या खराब होने से पहले ज्यादा से ज्यादा मटेरियल निकालना होगा। उन्हें अच्छी कंडीशन में रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरी चीज होगी प्रोडक्शन कैपेसिटी या फिर काम करने की स्पीड। हमारे पास इक्विपमेंट्स की एक लिस्ट होगी और एक डेडलाइन होगी जिसके बाद वो सारे इक्विपमेंट्स खराब हो जाएंगे और सेटलर्स को उसी डेडलाइन में इतना काम करना होगा कि वो दोबारा से वो इक्विपमेंट्स बना सकें और कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी बना पाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर इंसानों के बीच शेयरिंग फैक्टर भी बड़े काम की चीज होगी। इमेजिन कीजिए कि हर एक सेटलर अलग अलग मार्स पर सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब लोग अपना काम खुद करते हैं, खुद ही पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग खुद ही अपना अलग अलग पानी, ऑक्सीजन और बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। हम इंसानों के लिए ये कितना कठिन हो सकता है ये तो आप सबने द मार्शियन मूवी में देखा ही होगा। हर एक मार्शियन के लिए इतना बर्डन और प्रेशर हैंडल करना आसान नहीं होगा और इसके लिए हमें वहाँ मंगल पर जाने वाले लोगों को बढ़ाना होगा। एक बड़ी कॉलोनी बनानी होगी जिसमें हर एक मार्शियन गाड़ी के एक पुर्जे की तरह अपना काम करे और पूरी की पूरी गाड़ी चलती रहे। वो कॉलोनी इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी जरूरतें भी पूरी ना कर पाए और इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि वो कॉलोनी अपनी जरूरतों की वजह से ही ढह जाए। तो इसके लिए हमें एक बैलेंस नंबर ऑफ मार्शियन सेटलर्स चाहिए होंगे और अब हमें वो नंबर कैलकुलेट करना होगा और ये डिपेंड करेगा मार्स पर अवेलेबल रिसोर्सेज पर, वहाँ के मौसम पर और इसके अलावा कई और फैक्टर्स भी हैं। लेकिन ऊपर से अगर बात करें तो हम इस नंबर को मैथमेटिकल फंक्शन के जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप उन मैथमेटिकल फंक्शंस को देखना चाहते हैं तो आर्टिकल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन आर्टिकल में इस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए 5 एरियाज को डिस्क्राइब किया गया है: इकोसिस्टम मैनेजमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स और ह्यूमन फैक्टर। एग्जाम्पल के लिए हमें वहाँ पर हर एरिया के एक्सपर्ट को भेजना होगा, जैसे कि इकोसिस्टम मैनेज करने वाले कुछ ऐसे जो एनर्जी प्रोडक्शन में माहिर हों, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को संभालेंगे, कुछ लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और ह्यूमन फैक्टर में डॉक्टर्स, बच्चों की एजुकेशन के लिए टीचर्स, स्पोर्ट्स और म्यूजिक के लिए भी कुछ एक्सपर्ट्स भेजे जाएंगे।
मतलब एक अलग दुनिया को चलाने के लिए जो भी जरूरी है वो सब हमें वहाँ मंगल पर भेजना होगा। और कैलकुलेशंस के हिसाब से वो नंबर निकल कर आया 110 लोग। जी हाँ, 110 लोग चाहिए होंगे मंगल पर एक नई कॉलोनी बनाने के लिए, ताकि वो हमेशा वहाँ पर सरवाइव कर पाएं। इससे ज्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं। लोग जितने ज्यादा होंगे आउटकम को प्रेडिक्ट करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ये एक रफ एस्टिमेट है जिसमें कुछ अजम्पशंस भी हैं और कुछ अनसर्टेनिटीज भी हैं। हर प्लान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये नंबर हमारे लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अब वैज्ञानिक जानते हैं कि मंगल पर उन्हें पहली दफा में जाने वाले कितने लोग भेजने होंगे। लेकिन अब बात यह है कि अगर शुरुआत में मंगल पर लोग 110 लोगों की कॉलोनी में रहेंगे तो क्या हमें वहाँ पर बहुत सारी कॉलोनीज बनानी होंगी? अगर ऐसा होगा तो वहाँ पर हम इंसान खुद रिसोर्सेज के लिए लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे। और ये तो हमने शुरू में ही कहा था कि हम इंसान चीजों को बिगाड़ने में बहुत माहिर हैं। खैर, सवाल तो इसके अलावा भी और कई हैं। रिसेंट स्पेस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स और स्पेस एक्स और नासा जैसी स्पेस एजेंसीज का अपने एम्बिशियस प्लान्स के साथ मार्स को कॉलोनाइज करने का आइडिया अब एक हसीन सपने से कहीं ज्यादा एक रियल पॉसिबिलिटी लगने लगा है। लेकिन क्या मार्स को कॉलोनाइज करना ह्यूमैनिटी के लिए एक स्मार्ट मूव होगा, या ये एक ऐसे डम्ब आइडियाज में से एक है जिसे हमें परस्यू नहीं करना चाहिए? मल्टी प्लेनेटरी स्पीसीज बनने का प्रोस्पेक्ट हमें एक्साइटिंग जरूर करता है, लेकिन कई रीजंस हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि क्या मार्स ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के लिए बेस्ट चॉइस है। प्लेनेट का हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज की कमी और इमेंस कॉस्ट और रिस्क की वजह से मार्स पर सेटलमेंट का चैलेंज काफी बड़ा है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों मार्स को कॉलोनाइज करना उतना ब्रिलियंट आइडिया नहीं हो सकता जितना हमें लगता है। हम साइंटिफिक, एथिकल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो रेड प्लेनेट पर एक ह्यूमन कॉलोनी बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, और ये समझने का ट्राई करेंगे कि क्या हमारे एफर्ट्स को धरती पर ही लगाना बेटर होगा या मार्स पर। आइए चलते हैं मंगल ग्रह की इस रहस्यमय यात्रा पर, जहां हम मार्स कॉलोनाइजेशन के ड्रीम को क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे और पता लगाएंगे कि ह्यूमैनिटी का भविष्य क्या सही रास्ते पर है। मार्स हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। पहला रीजन जो मार्स को कॉलोनाइज करने के आइडिया को ऑब्वियसली एक बैड आइडिया बनाता है वो है इस प्लेनेट का इनक्रेडिबली हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। फोटोज में मार्स थोड़ा धरती के जैसा लग सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि मंगल की दुनिया बहुत ही खतरनाक है जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बड़े चैलेंजेस प्रेजेंट करती है। मार्स एक ठंडा प्लेनेट है जहाँ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर लगभग -62 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। रात के समय ये टेम्परेचर और भी ज्यादा गिरकर -125 डिग्री सेल्सियस के करीब चला जाता है, स्पेशली इसके पोलर एरियाज के करीब। इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में इंसानों के लिए हैबिटेबल एनवायरनमेंट मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। इस ठंडी दुनिया में हमारे हैबिटेट्स को गर्म रखने और इक्विपमेंट्स को भी फ्रीजिंग से बचाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। इसके अलावा अर्थ के कंपैरिजन में मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है जो मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ट्रेसेस बहुत कम अमाउंट्स में मौजूद हैं। मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के 1% से भी कम है, जो यहाँ के हालातों को और भी ज्यादा चैलेंजिंग बना देगा। बिना स्पेस सूट के कोई भी इंसान इस ग्रह पर बेफिक्र होकर नहीं घूम पाएगा। एक ब्रीदेबल एनवायरनमेंट बनाने के लिए सील्ड हैबिटेट्स की जरूरत होगी, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे और एयर प्रेशर मेंटेन करेंगे। ये कॉलोनाइजेशन एफर्ट को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली बना देता है। हम ये जानते हैं कि धरती पर पानी हमारे जीवन का आधार है, लेकिन मार्स पर लिक्विड वाटर की खूब कमी है। मार्स का ज्यादातर वाटर आइस के फॉर्म में है और या फिर वहाँ की सॉइल के साथ मिक्स हो चुका है। इस वाटर को एक्सट्रैक्ट करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा, जो एडवांस टेक्नोलॉजी और काफी हद तक एनर्जी की बहुत ज्यादा डिमांड करेगा। एक रिलायबल वाटर सोर्स के बिना एक ह्यूमन कॉलोनी सस्टेन करना लगभग इम्पॉसिबल होगा। अगर हम मार्स कॉलोनी की एनर्जी नीड्स को पूरा कर भी पाते हैं, फिर भी मार्स पर रहने की चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। मार्स के पास ना तो एक ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड है और ना ही कोई थिक एटमॉस्फेयर जो कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर पार्टिकल से हमारे लोगों को वहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा। ये रेडिएशन इंसानों के लिए एक सीरियस हेल्थ इश्यू क्रिएट करेगा। कॉलोनी वासियों में कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा और उनके टिश्यूज को डैमेज कर सकता है, और इवन न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स और यहाँ तक कि उनके डीएनए में गंभीर बदलाव भी कर देगा। सेटलर्स को रेडिएशन से बचाने के लिए हैबिटेट्स को अंडरग्राउंड बनाना होगा या फिर रेगोलिथ की थिक लेयर्स से कवर करना होगा, जो मार्स पर कॉलोनी बनाने की डिफिकल्टी को और भी ज्यादा एक्सपेंसिव और बड़ा कर देता है। तो कुछ ऐसे हालातों में हमें मंगल पर सरवाइव करना होगा। इंसानों के लिए मंगल पर रहना हर दिन एक नई चुनौती लेकर आएगा। अभी तक तो हमने सिर्फ मंगल की परिस्थितियों के बारे में बात की है, लेकिन इससे भी बुरे हैं वहाँ के आने वाले भयानक नेचुरल डिजास्टर्स। मार्स अपने मैसिव डस्ट स्टॉर्म्स के लिए जाना जाता है, जो इस पूरे प्लेनेट को कवर कर लेते हैं। ये कुछ हफ्तों या महीनों तक भी चल सकते हैं। ये स्टॉर्म्स मंगल पर आने वाली सनलाइट तक को ब्लॉक कर देते हैं
जिसकी वजह से सोलर पैनल्स की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है और पावर जनरेशन मुश्किल हो जाता है। इन तूफानों में उड़ने वाली फाइन डस्ट हमारे इक्विपमेंट्स और हैबिटेट्स में घुसकर मैकेनिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है और इंसानों के लिए ये सांस लेने में दिक्कत करने जैसी समस्याएं भी क्रिएट कर सकती है। इन चैलेंजेस को देखते हुए ये तो क्लियर है कि मार्स हम इंसानों के रहने के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट से तो काफी दूर है। प्लेनेट की एक्सट्रीम कंडीशंस यहाँ रहना काफी डिफिकल्ट और डेंजरस बना देती हैं और इनसे निपटने के लिए हमें ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी और रिसोर्स इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी जो नियर फ्यूचर में तो रियलिस्टिक नहीं लगती। एनवायरमेंटल चैलेंजेस के अलावा मार्स को कॉलोनाइज करने का आइडिया इमेंस कॉस्ट और रिस्क भी अपने साथ लेकर आता है, जिन्हें ध्यान से कंसिडर करना जरूरी है। रेड प्लेनेट पर ह्यूमन प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करना एक मैसिव इन्वेस्टमेंट डिमांड करता है, रिसोर्स, टाइम और मनी के रूप में, और जिसमें सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। मार्स पर ह्यूमंस को भेजना और एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी बनाना ह्यूमन हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेंसिव एंडेवर्स में से एक होगा। क्रूड मिशन के लिए एस्टिमेट्स हैं कि टेंस ऑफ बिलियन से लेकर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक का खर्चा आएगा। मिशन के स्केल और स्कोप के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पर कॉलोनी बिल्ड करना और भी ज्यादा फंडिंग और टेक्नोलॉजी